इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 के S2 परीक्षा के लिए जो है महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज बात करेंगे। तो इस एग्ज़ाम में 11 चैप्टर से 17 चैप्टर तक क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मैंने पहले 11 चैप्टर को लिया है, अम्ल, क्षारक और लवण। तो अम्ल का बारे में पढ़ते हैं। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जबकि क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब यहाँ अम्ल और क्षार जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? तो इसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन को उचित मात्रा में मिला दिया जाता है तो अम्ल और क्षार अपना जो गुण है वो नष्ट हो जाता है, उसका नष्ट कर देते हैं। ऐसे विलयन को हम लोग उदासीन विलयन कहते हैं और इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। तो उदासीनीकरण प्रक्रिया में ये पूछा जा सकता है कि जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं तो किस उत्पाद का निर्माण करते हैं? वो लवण और जल बनाते हैं, और उसके साथ जो है कुछ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा मुक्त होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक एग्जाम्पल अगर दे रहे हैं कि एक HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे ये एक अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? एक क्षारक है, NOH। तो ये क्या बनेगा? तो ये NaCl, जो उसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, साधारण नमक है, वो बनेगा। जल बनेगा, जिसको हम लोग H2O बोलते हैं, और कुछ ऊष्मा निकलती हैं। ये हो गया। अब कुछ हम लोग प्रमुख इस चैप्टर में पढ़ना है प्राकृतिक सूचक के बारे में, या किसी सूचक के बारे में। सूचक क्या होता है? तो सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी विलयन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति के बारे में बताता है कि उसमें अम्ल है या क्षारीय विलयन होगा। तो कुछ सूचक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लिटमस पेपर है, हल्दी है, उड़हुल की पंखुड़ियाँ, ये भी यूज़ किया जाता है एक सूचक के रूप में। तो लिटमस जो है वो अम्ल, हम लोग जानते हैं, लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और जबकि क्षारक जो है विलयन में जो है वो ये लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। हल्दी भी एक सूचक के रूप में लिया गया है। तो ये अम्लीय विलयन में तो रंगहीन होता है, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें जब क्षारीय विलयन में जब जाता है, हल्दी को डाला जाता है, तो ये लाल भूरे रंग में बदल जाता है। तो एक एग्जांपल पढ़े होंगे कि अगर हम लोग कपड़े पे अगर हल्दी लग चुका है, सब्जी लग चुका है, तो वो उस पर जब हम साबुन लगड़ते हैं तो वो जो है वो लाल भूरे रंग का बदल जाता है। तो उसमें साबुन क्या है? वो एक क्षारीय विलयन है। तो जब भी क्षारीय विलयन को हल्दी पे लगड़ा जाएगा तो वो लाल भूरे रंग में बदल जाएगा, जबकि अम्ल में ऐसा कोई भी प्रभाव दिखने को नहीं मिलता है। उड़हुल की पंखुड़ियाँ की बात करेंगे तो यह अम्लीय विलयन को गहरे गुलाबी मैजेंटा, जिसको गुलाबी मैजेंटा कलर रंग में बदल देता है, और जबकि ये क्षारीय विलयन को हरे रंग में परिवर्तित कर देता है। तो ये इस चैप्टर का था महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, टॉपिक्स। डेफिनेटली इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर आएंगे। प्रकाश को जानिए, ये हम चैप्टर 12 को ले रहे हैं। इसमें प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश हम लोग जानते हैं कि ये एक ऊर्जा है और ये सरल रेखा में गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में ही प्रकाश चलेगी। प्रकाश का परिवर्तन, इसमें एक उसका घटना होता है, प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश किरण किसी सतह पर आपतित होकर दिशा परिवर्तन के कारण वापस लौटने की प्रक्रिया को हम लोग परावर्तन कहते हैं। कोई भी एक चिकनी सतह अगर आ जाता है प्रकाश के मार्ग में, तो वो वहाँ से टकरा के वो वापस लौट जाएगी। तो ये जो घटना हुआ, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में हम लोग समतल दर्पण द्वारा परावर्तन कैसे होता है और उसकी विशेषताएं क्या है, उसके गुण क्या हैं। तो समतल दर्पण को अगर हम ये इस तरह का रख देंगे और यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट रखें AB, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ A' B', ये हम लोग को प्रतिबिंब मिलेगा। तो क्या क्या गुण है, पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। अब ये आभासी क्या है, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। तो आभासी, जिसे हम लोग पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि ये जो है समतल दर्पण के आगे है और ये पीछे बना है, जो ऑब्जेक्ट है समतल दर्पण के पीछे बना है। तो देखा जा सकता है कि हम लोग उसको पर्दे पे उतार ही नहीं सकते। तो ये आभासी प्रतिबिंब है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है। यहाँ AB सीधा है, ये A' B' एकदम सीधा सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के बराबर ही होगा,
ए बी का जो लंबाई होगा, ऊंचाई होगा, वो ए डैश बी डैश का भी ऊंचाई सेम होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी जो है वो समतल दर्पण के आगे रखा गया है किसी वस्तु को। प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। पार्श्व रूप से उल्टा मतलब है, अगर हम ये दाहिना हाथ अगर दिखाते हैं, दाहिना हाथ इस तरह का दिखाते हैं, तो ये हम लोग को जो दर्पण में हम लोग को बायां हाथ वो दिखेगा, तो वही है पार्श्व रूप से उल्टा होता है। अर्थात समतल दर्पण से देखने पर बायां हाथ दाहिना हाथ प्रतीत होता है। ऐसे भी देखेंगे, जो हम लोग मिरर पे देखेंगे तो दाहिना हाथ बायां हाथ, उसका बायां हाथ दिखता है मिरर का, तो इसको बोलते हैं पार्श्व रूप से उल्टा, पार्श्व। तो ये पूछा जा सकता है समतल दर्पण के में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उनका क्या क्या गुण है, तो ये सब टॉपिक को लिखना है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, जो भी हम लोग बात कर रहे थे कि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी का मतलब भी थोड़ा बताएं, लेकिन यहाँ देखते हैं कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो जिसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर देंगे उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर्दे मतलब कोई स्क्रीन है उस पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये था वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। अब आते हैं हम लोग, इसमें हम लोग पढ़ना है अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में। तो अवतल और उत्तल दर्पण क्या है, तो ये उसका जो है वो चित्र है। जब किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है, ये वाला पॉलिश किया हुआ है, अंदर की ओर धंसा होता है परावर्तक पृष्ठ यहाँ से टकरा के। परावर्तक पृष्ठ क्या मतलब, वो उसी से जो है वो चिकना सतह जिससे वो टकरा के वापस मतलब इस तरह का जाएगा, अंदर की ओर जाता है, ठीक है, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। जब किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ रहता है, ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका ये वाला परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, तो हम इसे जो है वो उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आते हैं हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है। तो अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे तो वह हम लोग जान चुके हैं कि गोलीय दर्पण का धंसा भाग परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता है, जबकि इसमें गोलीय दर्पण का, उत्तल दर्पण में गोलीय दर्पण का उठा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता है। इससे बना प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से बड़ा और तथा छोटा दोनों बन सकता है, और जबकि इसमें जो है उत्तल दर्पण में इससे बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब ही सदैव बनेगा। आभासी समझ में आ गया है, जो दर्पण के पीछे बनता है, जिसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल और उत्तल लेंस, यहाँ लेंस के बारे में थोड़ा सा मतलब डिस्कस किया गया है, लेकिन इसके बारे में हम लोग क्लास 10 में ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है। कुछ लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं, ये किनारा है और ये बीच है, बीच में मोटा हो रहा है, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो किनारों पे पतला है और बीच पे मोटा है, तो ऐसे लेंस को हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। और कुछ लेंस जो है वो बीच में पतले होते हैं, जबकि किनारों पे जो है वो मोटे होते हैं, तो हम इसे मतलब अवतल लेंस कहते हैं। और ये अवतल लेंस को हम लोग अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अवसारी और अभिसारी क्या है, अभिसारी जो है वो अंदर की तरफ मोड़ देता है, जब ये प्रकाश आता है तो इसे टकरा के ये अंदर की तरफ मोड़ देता है, प्रकाश को एक जगह फोकस कर देता है। जबकि जो अवतल दर्पण जिसको हम लोग अपसारी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जब वो प्रकाश आएगा तो ये जो है बाहर की ओर निकाल देते हैं, ऐसा लगेगा कि पीछे साइड से ये प्रकाश आ रहा है, ये बाहर की ओर निकल जाते हैं, टकरा के इस तरह निकलेंगे बाहर की ओर, तो ये बाहर की ओर जो है वो निकल जाते हैं, तो इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं, और उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं।